तो आज के इस बिल्कुल नए और बेहद दिलचस्प गहन विश्लेषण में स्वागत है। जी हाँ, और आज का विषय कुछ ऐसा है जो हमारे चारों ओर हर पल मौजूद है। बिल्कुल। लेकिन हम शायद ही कभी उस पर ध्यान देते हैं। मतलब आज हम हमारी पृथ्वी के वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर पर चर्चा कर रहे हैं। और ये कोई साधारण चर्चा नहीं होने वाली है। एकदम नहीं, क्योंकि आज का ये विश्लेषण पूरी तरह से उन विशेष नोट्स और अध्ययन सामग्री पर आधारित है जिन्हें खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया गया है। सही कहा। तो आज का हमारा जो मुख्य मिशन है वो वायुमंडल से जुड़े हर उस तथ्य को, हर प्रतिशत को और हर परत को डिकोड करना है, जहां अक्सर एग्जामिनर चालाकी से बहुविकल्पीय प्रश्न या कहें कि MCQ बनाते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की इस पूरी दुनिया में ना यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। मतलब सूचनाओं की तो कोई कमी नहीं है ना? हाँ, हर तरफ अथाह सामग्री है। एग्जैक्टली। लेकिन एक स्मार्ट रणनीति ये होती है कि हम ये समझें कि कौन सा डेटा सिर्फ शोर है और कौन सा डेटा असल में स्कोरिंग है। बिल्कुल। आज की इस विश्लेषण से हम उन पैटर्न्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे जो परीक्षा बनाने वालों के माइंडसेट को, उनके सोचने के तरीके को दर्शाते हैं, ताकि परीक्षा हॉल में विकल्पों के बीच कोई कंफ्यूजन न रहे। हाँ, हम सिर्फ रटने वाले तथ्य नहीं देखेंगे, बल्कि उनके पीछे के विज्ञान को समझेंगे। ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। मेरे नोट्स की शुरुआत वायुमंडल की एक बहुत ही बुनियादी परिभाषा से होती है। इसे पृथ्वी के चारों ओर लिपटी हुई गैसों की एक चादर कहा गया है। लेकिन ये सिर्फ एक खाली जगह या वैक्यूम नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा सक्रिय सुरक्षा कवच है जो सूर्य की हानिकारक किरणों को रोकता है और पृथ्वी के तापमान को जीवन के अनुकूल बनाए रखता है। हाँ, और पूरी जलवायु प्रणाली को चलाता है। अगर ये आवरण न हो तो पृथ्वी भी दिन में उबलती हुई और रात में जमने वाली किसी बंजर चट्टान जैसी हो जाएगी। और पता है, यहीं से एग्जामिनर का पहला जाल शुरू होता है। अच्छा, कैसे? अक्सर लोग सोचते हैं कि हमारे आसपास जो हवा है वो बस एक बेतरतीब झोंका है, या शायद उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है क्योंकि हम सांस लेते हैं। हाँ, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। लेकिन हमारी अध्ययन सामग्री स्पष्ट रूप से बताती है कि ये एक बहुत ही सटीक और संतुलित मिश्रण है। मतलब ये कई गैसों का एक ऐसा कॉकटेल है जिसका अनुपात लाखों सालों से लगभग स्थिर है। हाँ, गैसों के इस सटीक अनुपात पर मेरे नोट्स में एक पूरा सेक्शन है और ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। बिल्कुल। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो वायुमंडल का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 78% नाइट्रोजन है। और ये एक ऐसा तथ्य है जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। लेकिन मैं सोच रही थी कि इसके पीछे का कारण क्या है। मतलब इतनी ज्यादा नाइट्रोजन क्यों? ये एक बहुत ही शानदार बिंदु है। नाइट्रोजन इतनी अधिक मात्रा में इसलिए है क्योंकि ये रासायनिक रूप से बहुत स्थिर गैस है। स्टेबल है। हाँ। अच्छा। ये आसानी से किसी दूसरी चीज के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती। जरा सोचिए, अगर वायुमंडल में 78% ऑक्सीजन होती तो क्या होता? ऑक्सीजन तो आग को भड़काती है ना? एग्जैक्टली। अगर ऐसा होता तो एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया में आग लगा सकती थी। बाप रे। इसलिए प्रकृति ने नाइट्रोजन को एक बफर या कहें कि न्यूट्रलाइजर के रूप में रखा है। बहुत ही तार्किक है। इसके बाद दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन आती है जो 21% है, जो जीवन के लिए अनिवार्य है। हाँ, लेकिन मात्रा के हिसाब से ये हमेशा दूसरे नंबर पे रहती है। तो ये दोनों गैसें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ही वायुमंडल का 99% हिस्सा बना देती है। जी हाँ। मेरे पास जो MCQ के पुराने प्रश्न हैं उनमें मैंने देखा है कि असली खेल बाकी बचे हुए 1% हिस्से में होता है। बिल्कुल, यहीं पे सबसे ज्यादा ट्रिकी सवाल बनाए जाते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो ट्रिक है तीसरी सबसे बड़ी गैस को लेकर। अगर किसी से अचानक पूछा जाए कि वायुमंडल में तीसरी सबसे अधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी है, तो ज्यादातर लोगों का दिमाग सीधे कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ जाता है। हाँ, क्योंकि हम उसके बारे में इतना ज्यादा सुनते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और वो सब। एग्जैक्टली। लेकिन एग्जामिनर इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाते हैं। तो तीसरी गैस कौन सी है? वायुमंडल में तीसरी सबसे बड़ी गैस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, बल्कि आर्गन है। आर्गन। हाँ, मेरे नोट्स में आर्गन का प्रतिशत
0.93% दिया गया है। जी, और उसके बाद चौथे नंबर पर जाकर कार्बन डाइऑक्साइड का नाम आता है, जिसका प्रतिशत मात्र 0.03% है। बिल्कुल, मैंने देखा है कि MCQ में विकल्प बहुत ही करीब रखे जाते हैं, जैसे 0.3% और 0.03%। हाँ, एग्जामिनर का उद्देश्य ये जांचना होता है कि किसने सिर्फ ऊपरी तौर पे पढ़ा है और किसने डेटा को सटीकता से समझा है। सही कहा, ये 0.03% का आंकड़ा एक बहुत ही क्रिटिकल नॉलेज है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड भले ही मात्रा में इतनी कम हो, लेकिन पृथ्वी के तापमान को गर्म रखने में यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट में इसकी भूमिका सबसे बड़ी है। इसीलिए इसका सटीक प्रतिशत बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जी हाँ, अब जब हमने इस गैसीय कॉकटेल के गणित को डिकोड कर लिया है, तो चलिए एक विजुअल सफर पर चलते हैं। बिल्कुल, चलिए। हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर अंतरिक्ष की तरफ एक आभासी उड़ान भरते हैं। वायुमंडल को मुख्य रूप से 5 परतों में बांटा गया है ना? जी, 5 मुख्य परतें। तो हमारी उड़ान की सबसे पहली और सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। यह सतह से शुरू होकर औसतन 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती है। यहाँ ये 8 से 18 किलोमीटर का जो अंतर है, वो भी अपने आप में एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। वो कैसे? भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, इसलिए वहाँ इस परत की ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर तक पहुँच जाती है, जबकि ध्रुवों पर यानी पोल्स पर हवा ठंडी और भारी होती है। एग्जैक्टली, ठंडी और भारी होने के कारण ये ऊंचाई सिर्फ 8 किलोमीटर रह जाती है। ये परत वायुमंडल की सबसे भारी परत है। अच्छा। गुरुत्वाकर्षण के कारण वायुमंडल का लगभग 75 से 80% द्रव्यमान या मास इसी एक परत में सिकुड़ा हुआ है। तो इसी भारीपन और घनत्व के कारण इसे वेदर लेयर भी कहा जाता है। जी। हमारे नोट्स बताते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में जो भी मौसम देखते हैं, जैसे बादलों का गरजना, बारिश, बर्फबारी, आंधी तूफान, ये सब कुछ इसी क्षोभ मंडल की सीमा के भीतर होता है। और इसके ऊपर जाने पर मौसम की ये सारी उथल-पुथल अचानक गायब हो जाती है। हाँ, और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस परत का सबसे बड़ा स्कोरिंग पॉइंट इसका तापमान परिवर्तन है। अच्छा। जिसे तकनीकी भाषा में लैप्स रेट या सामान्य ताप पतन दर कहा जाता है। हाँ, मैंने ये टर्म पढ़ा है। नियम ये है कि क्षोभ मंडल में हर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इस 165 मीटर वाले आंकड़े को रटने के बजाय अगर हम इसके पीछे का लॉजिक समझें तो ये कभी नहीं भूलेगा। बिल्कुल। मेरे नोट्स के एक हिस्से में बहुत ही अच्छी उपमा दी गई है। पृथ्वी की सतह एक रेडिएटर या हीटर की तरह काम करती है। सूर्य की किरणें सीधे हवा को गर्म नहीं करती, बल्कि वे पहले पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं। और फिर वो सतह अपने ऊपर की हवा को गर्म करती है। ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। चूंकि गर्मी का मुख्य स्रोत नीचे है, इसलिए जैसे जैसे हम उस हीटर यानी पृथ्वी की सतह से दूर जाते हैं या ऊपर जाते हैं, तापमान कम होता जाता है। यही कारण है कि पहाड़ हमेशा ठंडे होते हैं, भले ही वो सूरज के ज्यादा करीब हों। ओहो, अब समझ आया। ये 165 मीटर पर 1 डिग्री की गिरावट वाला तथ्य MCQ में सीधा पूछा जाता है। चलिए अब इस तूफानी और मौसम वाली परत को पार करते हैं। यहाँ ये विषय और भी ज्यादा रोचक हो जाता है। बिल्कुल। जब हम 18 किलोमीटर के निशान को पार करते हैं तो हम दूसरी परत में प्रवेश करते हैं, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर। जी। ये 18 से 50 किलोमीटर तक फैली है और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समताप एक ऐसा क्षेत्र जो शांत है। क्षोभ मंडल की उस सारी हलचल के बाद ये परत एकदम शांत और स्थिर होती है। कोई मौसम नहीं। बिल्कुल, यहाँ न बादल होते हैं न मौसम का कोई नाटक। और यही वजह है कि कमर्शियल एयरलाइंस और जेट विमान इसी परत के निचले हिस्से में उड़ान भरना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ कोई टर्बुलेंस नहीं होता है ना। एग्जैक्टली। पायलटों के लिए ये एक स्मूथ हाईवे की तरह है, जहाँ टर्बुलेंस का खतरा ना के बराबर होता है। परीक्षाओं में ये सवाल एक क्लासिक पैटर्न है कि हवाई जहाज सामान्यतः किस परत में उड़ते हैं, और इसका सीधा उत्तर समताप मंडल है। लेकिन उड़ानों के अलावा मेरे नोट्स इस परत की एक और बहुत बड़ी खासियत पर जोर देते हैं, वो है ओजोन परत या ओजोन लेयर। जी, सबसे महत्वपूर्ण
समताप मंडल के भीतर ही ओजोन गैस की एक बेल्ट मौजूद है जो पृथ्वी के लिए एक सनस्क्रीन का काम करती है। बिल्कुल। ओजोन सूर्य से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट यानी यूवी किरणों को स्पंज की तरह सोख लेती है। अगर ये परत ना हो तो पृथ्वी पर जीवन, कम से कम वैसा जीवन जैसा हम जानते हैं, संभव नहीं होगा। हाँ, बीमारियां बहुत बढ़ जाएंगी। त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद जैसी बीमारियां बेकाबू हो जाएंगी। परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ एग्जामिनर 3 अलग-अलग तरह से सवाल बनाता है। अच्छा, वो क्या है? पहला, ओजोन परत किस मंडल में है? उत्तर है समताप मंडल। और दूसरा सवाल जो मैंने कई प्रश्न पत्रों में देखा है वो है ओजोन छिद्र या ओजोन होल की लोकेशन को लेकर। जी। यह छिद्र मुख्य रूप से अंटार्कटिका क्षेत्र के ऊपर देखा गया है। एकदम सही। और तीसरा, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? मेरे नोट्स में 16 सितंबर की तारीख को हाईलाइट किया गया है। 16 सितंबर का दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की याद में मनाया जाता है, जो ओजोन परत को बचाने के लिए दुनिया का सबसे सफल पर्यावरण समझौता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। यहाँ एक और तकलीफी बात है जहाँ अक्सर अच्छे लोग मात खा जाते हैं। अच्छा, वो क्या? क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घट रहा था, लेकिन समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है। अरे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओजोन परत जब यूवी किरणों को सोखती है तो वो उस ऊर्जा को गर्मी में बदल देती है। अच्छा। यह तापमान का उल्टाव या टेम्परेचर इन्वर्जन इस परत की एक बहुत बड़ी पहचान है। ये बहुत ही दिलचस्प है कि एक गैस कैसे पूरी परत का तापमान बदल सकती है। बिल्कुल। अब 50 किलोमीटर की ऊंचाई को पार करके हम तीसरी परत, मध्यमंडल, जिसे मेसोस्फीयर कहते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं। जी। यह 50 से 80 किलोमीटर के बीच है। मेरे नोट्स में इसे वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कहा गया है। यहाँ तापमान 0 से 100 डिग्री सेल्सियस नीचे तक चला जाता है। और इसी ठंडी परत में एक बहुत ही नाटकीय घटना होती है। वो क्या? अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर जो उल्कापिंड या मीटियोर्स आते हैं, जिन्हें हम अक्सर टूटता हुआ तारा समझकर मन्नतें मांगते हैं, हाँ, वे दरअसल इसी मध्यमंडल में आकर जलकर राख हो जाते हैं। इसके पीछे का विज्ञान भी काफी रोचक है। जब वो उल्कापिंड बाहरी अंतरिक्ष से आता है तो वहाँ कोई हवा नहीं होती। सही। लेकिन जैसे ही वो 80 किलोमीटर नीचे मेसोस्फीयर में घुसता है, उसे अचानक वायुमंडल की गैसों का सामना करना पड़ता है। और इतनी भयंकर गति के कारण हवा के साथ जो घर्षण होता है यानी फ्रिक्शन होता है, वो इतनी ज्यादा गर्मी पैदा करता है कि उल्कापिंड वहीं भस्म हो जाता है। बिल्कुल। अगर ये परत न हो तो हमारी पृथ्वी भी चांद की तरह गड्ढों से यानी क्रेटर से भर जाएगी। एकदम सही कहा आपने। अब अगर हम 80 किलोमीटर से ऊपर जाएं तो हम चौथी परत में प्रवेश करते हैं, जिसे आयन मंडल या ताप मंडल यानी थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर कहा जाता है। ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैली हुई है। आयन मंडल, मेरे नोट्स इसे संचार की जीवन रेखा कहते हैं। जी। इसमें आयन यानी विद्युत आवेशित कणों की प्रचुरता होती है। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये आयन हमारे रोजमर्रा के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो इसे आप पृथ्वी के ऊपर लगा हुआ एक प्राकृतिक रेडियो एंटीना या एक विशाल अदृश्य दर्पण समझ सकती हैं। अच्छा। जब पृथ्वी से रेडियो स्टेशन अपनी तरंगे ब्रॉडकास्ट करते हैं तो वे एएम रेडियो वेव्स सीधे अंतरिक्ष में खो सकती हैं। लेकिन आयन मंडल इन तरंगों को अंतरिक्ष में जाने से रोकता है और उन्हें वापस पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित कर देता है, यानी रिफ्लेक्ट कर देता है। ओहो, तो इसी वजह से हम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बिना तारों के संचार कर पाते हैं। एग्जैक्टली। एग्जामिनर का सीधा सवाल होता है कि रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होती हैं? और इसका उत्तर हमेशा आयन मंडल होगा। जी। इसी परत में एक और बहुत ही अद्भुत प्राकृतिक घटना होती है जिसे ध्रुवीय ज्योति या ऑरोरा कहा जाता है। बहुत खूबसूरत होती है ये। हाँ, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास आसमान में जो रहस्यमयी रंग बिरंगी रोशनी नाचती हुई दिखाई देती है, वो असल में सूर्य से आने वाले कणों और इस आयन मंडल के आयनों के बीच होने वाले टकराव का नतीजा है। बिल्कुल। और इसके बाद 400 किलोमीटर की ऊंचाई को पार करने के बाद हम वायुमंडल की अंतिम और सबसे बाहरी परत में पहुंच जाते हैं, बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर। जी। यहाँ हवा इतनी ज्यादा विरल या पतली हो जाती है कि गैस के कण एक दूसरे से मीलों दूर होते हैं। गुरुत्वाकर्षण की पकड़ यहाँ बहुत कमजोर हो जाती है और धीरे धीरे ये परत अनंत अंतरिक्ष के निर्वात यानी वैक्यूम में विलीन हो जाती है। तो ये थी हमारी सतह से अंतरिक्ष तक
तक की यात्रा। जी, लेकिन मेरे नोट्स में एक चेतावनी वाला सेक्शन भी है जहां बताया गया है कि एग्जामिनर अक्सर तापमान के ग्राफ पर सवाल फंसाते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन है। तापमान का एक अजीब सा जिगजैग पैटर्न बनता है जिसे याद रखना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इस जिगजैग पैटर्न को डिकोड करना बहुत आसान है अगर हम इसे विजुअलाइज करें। कैसे? इसे एक अंग्रेजी के वी और एक उल्टे वी की तरह सोचिए। चलिए इसे एक साथ देखते हैं। सबसे पहले शोभ मंडल, यहाँ तापमान घटता है यानी ग्राफ बाईं ओर जाता है। ठीक है। फिर समताप मंडल, ओजोन के कारण यहाँ तापमान बढ़ता है तो ग्राफ दाईं ओर जाता है। फिर मध्य मंडल, ये सबसे ठंडी परत है तो तापमान फिर से तेजी से घटता है यानी ग्राफ बाईं ओर। और अंत में तापमंडल या आयन मंडल, यहाँ सूर्य के विकिरण के सीधे संपर्क के कारण तापमान फिर से बहुत तेजी से बढ़ता है तो ग्राफ दाईं ओर जाता है। तो ये पैटर्न हुआ, घटता है, बढ़ता है, फिर घटता है और फिर बढ़ता है। ये सच में एक बहुत ही प्रभावी नॉलेज हैक है। बिल्कुल। अब एक आखिरी तकनीकी पहलू जिस पर नोट्स में काफी जोर दिया गया है वो है वायु दाब या एयर प्रेशर। जी, हम इसे महसूस नहीं करते लेकिन हमारे ऊपर हवा का एक बहुत बड़ा वजन है। इसे ऐसे सोचिए कि हम हवा के एक बहुत गहरे महासागर के बिल्कुल तल पर रह रहे हैं। तो जाहिर है कि सारा दबाव इसी तल पर यानी समुद्र तल पर होगा। परीक्षाओं में इस वायु दाब को मापने के यंत्र के बारे में पूछा जाता है जो कि बैरोमीटर है। जी, और इसकी जो मानक इकाई एग्जामिनर पूछते हैं वो है मिलीबार। समुद्र तल पर औसत वायु दाब 1013.25 मिलीबार होता है। और जैसे जैसे हम इस हवा के महासागर में ऊपर की ओर जाते हैं ये दबाव कम होता जाता है। बिल्कुल। यही कारण है कि जब पर्वतारोही ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो हवा इतनी पतली हो जाती है और दबाव इतना कम हो जाता है कि उनके फेफड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। यहाँ अध्ययन सामग्री में एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य दिया गया है। गुरुत्वाकर्षण हवा को पृथ्वी के इतना करीब खींच कर रखता है कि पूरे वायुमंडल का लगभग 99% कुल द्रव्यमान सिर्फ शुरुआती 30 किलोमीटर तक रहता है। एग्जैक्टली, केवल शुरुआती 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित रह जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि 30 किलोमीटर के बाद जो भी वायुमंडल है, समताप मंडल का ऊपरी हिस्सा, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, वो सब मिलाकर पूरे वायुमंडल का केवल 1% हिस्सा ही बनाते हैं। वाह। एग्जामिनर अक्सर कथन सत्य या असत्य वाले सवालों में इस 99% और 30 किलोमीटर वाले आंकड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर हम इस पूरे विश्लेषण को एक फ्रेमवर्क में ढालें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वायुमंडल का विषय सिर्फ हवा के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह गैसों के एक बहुत ही विशिष्ट रसायन विज्ञान जैसे 0.93% आर्गन और भौतिकी जैसे 165 मीटर पर 1 डिग्री की गिरावट और भूगोल का एक संगम है। जी हाँ। अगर परीक्षा की तैयारी करने वाले इन पैटर्न्स को, इस जिगजैग ग्राफ को और हर परत के मुख्य फंक्शन को समझ ले तो इस टॉपिक से आने वाला कोई भी सवाल उनके लिए बोनस अंक बन जाएगा। बिल्कुल। और इन स्पष्ट आंकड़ों के बीच एक ऐसा पहलू भी है जो थोड़ा दार्शनिक है और विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देने वाला है। वो क्या? हमारे नोट्स बताते हैं कि बहिर्मंडल 400 किलोमीटर से शुरू होता है और धीरे धीरे अंतरिक्ष में घुल मिल जाता है। लेकिन इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? विज्ञान में कार्बन लाइन की अवधारणा है जिसे 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर माना जाता है। हाँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे ही अंतरिक्ष की आधिकारिक शुरुआत माना गया है। लेकिन अभी हमने देखा कि पृथ्वी का वायुमंडल तो 400 किलोमीटर और उससे भी कहीं ऊपर तक मौजूद है। हाँ, जहाँ गैस के कण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हैं। तो सोचिए, आज के इस दौर में जब अरबपति लोग अपनी प्राइवेट कंपनियों के जरिए स्पेस टूरिज्म पर जा रहे हैं, हाँ, बहुत ट्रेंड में है। अगर वे 105 या 110 किलोमीटर की ऊंचाई को छूकर वापस आ जाते हैं और कार्बन लाइन के अनुसार खुद को अंतरिक्ष यात्री घोषित करते हैं, तो क्या वे सच में अंतरिक्ष में गए थे? या वे तकनीकी रूप से अभी भी पृथ्वी के वायुमंडल की एक ऊपरी परत में उड़ान भर रहे थे? ये तो सोचने वाली बात है। यह सीमा असल में कौन तय करता है, प्रकृति का गुरुत्वाकर्षण या इंसानों द्वारा खींची गई एक मनमानी रेखा? ये एक बहुत ही शानदार थॉट एक्सपेरिमेंट है। क्या अंतरिक्ष 100 किलोमीटर से शुरू होता है या वायुमंडल के उस आखिरी कण के बाद जहां पृथ्वी का प्रभाव खत्म होता है? जी। इस सवाल का कोई एक सीधा जवाब नहीं है, लेकिन ये सोचने का एक नया नजरिया जरूर देता है। इस गहरे विचार के साथ ही हम अपने आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।
जिन पैटर्न्स और ट्रिक्स पर हमने आज चर्चा की वे न सिर्फ एमसीक्यूज को डिकोड करने में मदद करेंगे, बल्कि हमारे ऊपर मौजूद इस अदृश्य आसमान को देखने का नजरिया भी बदल देंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।